हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हां फ्रेंड्स, इसमें आपको कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स उसके साथ साथ ये बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो सारे आपको ब्लूप्रिंट बेसिस पे कराए जाए और फ्रेंड्स जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको ध्यान में रख के कराया जाए। जी हां फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इधर पे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रह जाते हैं, टाइम की कमी के कारण हम आपको नहीं बता पाते हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपको नीट मेंटर ऐप में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप लिंक पे जाके उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कौन सा? पी ब्लॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है पी ब्लॉक, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिड्यूस पोर्शन की कौन से पोर्शन है जो रिड्यूस किए गए हैं इस साल। तो फ्रेंड्स अगर पी ब्लॉक में बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, फॉस्फीन, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फीन, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे अब तक, लेकिन क्योंकि ये हटा दिया गया तो चैप्टर फ्रेंड बहुत शॉर्ट भी हो गया है और इजी भी हो गया है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड, ओवरऑल 8 नंबर का चैप्टर होने वाला है ये। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि फ्रेंड्स हम बात पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। तो देख लिया जाए पहले पी ब्लॉक कैसा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम, ये है हमारा पी ब्लॉक, ये पोर्शन है फ्रेंड्स हमारा पी ब्लॉक। और फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें इसके अंदर, तो फ्रेंड्स इसमें जो 13th ग्रुप है और 14th ग्रुप है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। जी हाँ फ्रेंड्स, वो पढ़ा होगा हमने 11th क्लास में। तो इस अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 15, 16, 17 और 18th ग्रुप। जी हाँ फ्रेंड्स, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप पढ़ना है। और फ्रेंड्स इसकी बात करें तो फ्रेंड्स अगर हम इनके नाम की बात करें, पहली बात फ्रेंड्स इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15th ग्रुप को क्या बोलते हैं, 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स ये भी ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जा सकता है और फ्रेंड्स ये पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अगर 15th ग्रुप की बात करें तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, 16 ग्रुप की बात करें तो ये हो गया चैल्कोजन और इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, चैल्कोजन बोलते हैं इसे, फ्रेंड्स ये बात याद रखेंगे। 17 ग्रुप की बात करें तो इसे बोलते हैं हैलोजन ग्रुप्स। 18 ग्रुप की बात 18 ग्रुप की बात करें तो ये होता है नोबल गैसेस ग्रुप। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि इनके नाम सब नेम क्या होते हैं, 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं। ये पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड में पूछ लिए जा सकते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका आता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें कई सारे स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं। हर पीरियड में हम पढ़ते हैं तो उसमें कई नए नए एलिमेंट बनते हैं, नए नए कंपाउंड बनते हैं। तो हर किसी चीज में इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स वो कहीं से भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। वो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज है, वो 1 नंबर में भी आ सकती है, 2 नंबर में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन हमें जरूर से पढ़ना है। और फ्रेंड्स इसीलिए मैं एक शॉर्ट चार्ट लेके आया हूं। अगर ये फ्रेंड्स ये 3 पेजेस का चार्ट है फ्रेंड्स, अगर ये आप देख लेते हैं तो आपका हाइब्रिडेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो आप उसका हाइब्रिडेशन बता पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स तो सबसे पहले में लिखा गया है स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है। फ्रेंड्स यहाँ पे लोन पेयर 0 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। जी हाँ, ज्योमेट्री क्या है? लीनियर फॉर्म में ये अरेंज होंगे। फ्रेंड वहीं की बात करें दूसरे पॉइंट की, उसमें क्या है? स्टेरिक नंबर हमारा 3 है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 0 है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड क्या है? 3 है और लोन पेयर 0 है, मींस अभी लोन पेयर नहीं आया अभी तक। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लानर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। फ्रेंड अगर इजी वे में समझना था कि आखिर इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर ही क्यों हुआ, इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही क्यों हुआ, तो फ्रेंड सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो क्या चाहते हैं? मिनिमम रिपल्शन। जी हाँ फ्रेंड, वो चाहते हैं मिनिमम रिपल्शन, मींस उनके बॉन्ड के बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम हो जाए किसी भी कंडीशन में, बॉन्ड को किसी भी एंगल पे जाना पड़े लेकिन उनके बीच का रिपल्शन जो है मिनिमम हो जाए। तो इसी कंडीशन में वो इस फॉर्म में अरेंज है। सपोज आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 बॉन्ड हैं, उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन चाहिए तो हम उन्हें कितना दूर कर सकते हैं? फ्रेंड सबसे ज्यादा 180 डिग्री होगा, उससे ज्यादा कहीं भी ले जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा उनके बीच का। वहीं पर अगर 3 बॉन्ड है तो ट्राइगोनल प्लानर ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से हम इजीली समझ भी सकते हैं कॉमन सेंस से। फ्रेंड्स अब थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ है? फ्रेंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्टेरिक नंबर 3 है, ये बात याद रखनी। यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 3 है लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए हैं और लोन पेयर 1 हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ऐसा हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम हो सकता है दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो, ज्योमेट्री अलग हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये बात हम देख सकते हैं।
दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, इसीलिए इसका शेप क्या हो गई है, वी शेप या फिर एंगुलर शेप। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, वी शेप। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो फ्रेंड्स एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछा सकता है, ये बात अगर आप याद रखेंगे तो और अच्छा रहेगा कि लोन पेयर देखिए हमने तीन पेयर्स ले रहे हैं हम, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में हम लेंगे बॉन्ड पेयर, लास्ट में हम लेंगे बॉन्ड पेयर। तो फ्रेंड्स अगर इन तीनों में पूछा है कि रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा ये होगा ऑर्डर डिक्रीजिंग। फ्रेंड्स लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये बातें हम याद रखेंगे शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास स्ट्राइक नंबर 3 आया था, सिग्मा बॉन्ड 2 थे, एक लोन पेयर आया था, जिसके कारण हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, वी शेप, जबकि हाइब्रिडेशन sp2 ही थी। अब बात करें फ्रेंड्स अगर स्ट्राइक नंबर 4 हो गया, उसके बाद इसका सिग्मा, जिसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, और लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, और स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। फ्रेंड्स जिसमें एंगल क्या होता है, बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 109 डिग्री। ये बातें हम याद रखेंगे। फ्रेंड्स अब क्या हो गया, स्टेरिक नंबर 4 आ गया, सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, और एक आ गया हमारा लोन पेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल। जी हाँ फ्रेंड्स इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, इजीली में आपको खुद ही याद हो जाएंगे। आप खुद ही सोचेंगे कि अच्छा हमारे पास 3 बॉन्ड थे, तो 3 बॉन्ड का सबसे ज्यादा सही ज्योमेट्री क्या हो सकती है फ्रेंड्स, वो ट्रायंगुलर प्लानर में कि तीनों बहुत सही दूरी पे रहेंगे और उसमें उन पे रिपल्शन भी मिनिमम होगा। उसके बाद अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, एक लोन पेयर अगर आ जाता तो हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो वो दोनों बॉन्ड पेयर को दूर कर देगा। उससे मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर अलग हो जाएगा और बॉन्ड पेयर थोड़े से पास आ जाएंगे, तो इसीलिए वो वी शेप बन जाएगा। तो आप इजीली खुद भी समझ सकते हैं ये बात को। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम देखिए 4 नंबर के लिए देख सकते हैं कि जब दो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो वी शेप हो जाएगी एंगुलर, और फ्रेंड्स इनके बीच का एंगल और कम हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 109 डिग्री से भी कम हो जाएगा। वही यहाँ पे देखें तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए, और स्टेरिक नंबर 5 के लिए देख सकते हैं जब यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया, यहाँ पे 3 लोन पेयर आ गया। तो फ्रेंड्स ये सारी टेबल आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको सारी चीज इजीली समझ में आएगी। हमें बस याद क्या रखना है, हमें सिंपल याद रखना है कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है, हम उसका क्या देखेंगे, स्टेरिक नंबर देखेंगे। स्टेरिक नंबर देख के हम सीधे स्टेरिक नंबर देखेंगे, उसका हम बस ये देखेंगे स्टेरिक नंबर हमने जो देखा है उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसमें लोन पेयर कितने हैं, वो देखा। उसके बाद हम हाइब्रिडेशन तो बता ही देंगे, हम तो हाइब्रिडेशन sp, हाँ सुनो, स्टेरिक नंबर से ही हम हाइब्रिडेशन बता देंगे। स्टेरिक नंबर हमारे पास आ जाता है, हम हाइब्रिडेशन बता देंगे कि हाँ हाइब्रिडेशन ये होगी। बस हमें ये किसके लिए चाहिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, ये इसलिए चाहिए ताकि हम उसका स्ट्रक्चर भी बता सकें, इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए, अब फ्रेंड कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए ये सी सॉ जो है, इसमें क्या होता है स्टेरिक नंबर, फ्रेंड ये वाला याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका टी शेप हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें अलग से याद रखना है कि हाँ ये तो हमें मतलब ऐसा कि रटे ही होना चाहिए। किसी बोले टी शेप तो हमें डायरेक्ट याद आएगा, हाँ स्टेरिक नंबर 5 होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हम डायरेक्टली याद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हम याद रखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए स्टेरिक नंबर 6 के लिए भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस सारे चार्ट आप एक बार देख लेंगे थ्रू आउट, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था स्टेरिक नंबर 6 तक, अब स्टेरिक नंबर 7 के लिए देख लेते हैं हम। स्टेरिक नंबर 7 आता है तो इसमें क्या है, जैसे इसमें है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं हमारे 0, तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है sp3d3। जी हाँ फ्रेंड, sp3d3, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल मींस देखिए ये पेंटागोनल है, एक प्लेन में है, ये पेंटागोनल जो बना है ये एक प्लेन में है, और एक उसके ऊपर और एक इसके नीचे बन गया है, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे, ये 3D में बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बातें हम याद रखेंगे। अब देखिए एक लोन पेयर आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक लोन पेयर आया है तो वो क्या आया है, वो उसके प्लेन में आया है, ये बात याद रखेंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर आया है, तो जो ऊपर और जो नीचे है बॉन्ड वो तो वैसा ही है, ये जो लोन पेयर आया है वो उसके प्लेन में आया है। जबकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर आए हैं वो दोनों जो ऊपर और नीचे जो बॉन्ड थे उसकी जगह पे आ गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है मैक्सिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, इसी के कारण ये ऐसा स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब एक काम करते हैं
ये फ्रेंड्स ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हम हाइब्रिडेशन का यूज भी देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसके नाम और इसके स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ लिया सकता है कि बताइए ओलियम का स्ट्रक्चर कितना होता है, ओलियम में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हमसे पूछ ले सकता है बताइए डायथोनिक एसिड में कितने सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसमें हम हाइब्रिडेशन जो हमने पढ़ा है उसका अप्लाई करेंगे, और दूसरी चीज ये नाम भी आपको याद रखना है, इनके सबके स्ट्रक्चर और नाम भी आपको याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं, पहले स्टार्टिंग फ्रेंड यहाँ से हम देखते हैं पहले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड फ्रेंड्स यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। याद रखने की डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स 1 2 और 3, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, ये हो गए 3, और लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर हो गए हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है ये, और 3 हो गए बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 और 1 स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। हाँ, तो स्टेरिक नंबर 4 के लिए हमने क्या देखा था, स्टेरिक नंबर 4 के लिए हमने देखा था कि देखिए स्टेरिक नंबर 4 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। देखिए हम डायरेक्टली यहाँ देख लेंगे, स्टेरिक नंबर है हमारा 4, 3 है हमारे सिग्मा बॉन्ड, 1 है हमारा लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। क्या यही दिखा रहा है वहां भी, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी क्या बना है, ये पिरामिडल बना है। तो फ्रेंड्स देखिए हाइब्रिडेशन की बस हमें इतनी सी बात पता हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने जैसे ही देखा इसका स्टेरिक नंबर 4 हुआ, हमें पता चल गया कि हाँ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp3, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp3। ज्योमेट्री हमने इससे पता लगा ली कि सिग्मा बॉन्ड 2 है, Lp ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। फ्रेंड इसी तरीके से हम इन सारे ये जितने भी दिए हैं इन सबकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये याद भी रखना है, हमें इनके नाम भी याद रखना है और इनके स्ट्रक्चर भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड देखिए अब फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड इसके बेसिस पे ही हम आगे इस पीरियड को पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक में फ्रेंड्स इन टर्म्स पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कि पूछ लिया जाता है किसी भी नाइट्रोजन फैमिली की पूछ लेगा, चैल्कोजन फैमिली की पूछ लेगा कि बताइए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है। तो ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम पहले टर्म्स को समझ लेते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। तो सपोज हमसे फर्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोल ऑफ एटम इन द गैस फेज। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे पास एटम है, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसी को हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं एटम से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हो जाती है, अब कई बार ऐसा भी लिखा आया जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये बात भी याद रखना है आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी को ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो हमारे पास कई बार लिखा आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेम एटम, ठीक है, एक सेम एटम था, उससे क्या करा हमने, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे हमने बोला आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे बोला हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2। इसी तरीके से हम 2 3 जो लिखे जाते हैं उसका मीनिंग यही होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो उसे बोला हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, और कितनी एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड है तो उसको बोला हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहला एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए सेकंड याद करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है फ्रेंड, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ फ्रेंड्स, तो क्या है, हमारे पास एटम है, ठीक है। तो एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अंदर, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमारे एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके सराउंडिंग कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स एटम की टेंडेंसी किसके कारण आ रही है, प्रोटॉन के कारण। एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट डिटरमाइन हाउ द शेयर इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स टू बॉन्ड। हाँ देखिए, अगर सपोज इसका यूज एक जगह और आता है कि सपोज हमारे पास दो एटम है, उसके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जो एटम की शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, वो जरूरी नहीं कि वो सेंटर में ही हो, मींस दोनों एटम है तो उनके सेंटर में ही हो, दोनों इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पे मोर ईएन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे लेस ईएन एटम प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोर ईएन एटम की तरफ ज्यादा चले जाता है, मोर ईएन एटम की तरफ ज्यादा चले जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज वहां भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट में क्या बोला गया है, द मोर स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द लार्जर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ऑब्वियसली तो यही बोला गया कि जो मोर ईएन इलेक्ट्रॉन एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या लास्ट में क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ फ्रेंड्स, अपोजिट हम याद रखेंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम इसके साथ याद रखेंगे, आईपी और ईए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एटम को, जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसके उस समय जो निकलती है एनर्जी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एटम था, उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन इंजर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंजर्ट कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो एनर्जी निकल रही है या फिर लग रही है उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या तो लग रही है निकल रही है, तो उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये तीनों चीज याद रखेंगे। हमारा क्या था, आईपी क्या था कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अट्रैक्शन की वो पावर है इसकी कि वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एटम की तरफ, उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए आगे देखते हैं हमारा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्या, हमारे टेबल की। सपोज हमारे पास ये कौन सा ग्रुप, 15th ग्रुप, तो 15th ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर देखते चलेंगे हम, ठीक है। तो 15th ग्रुप में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर 15 17, ठीक है, हम इस पे बात नहीं करनी है, हम बात करते हैं डायरेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है, वो ऑर्डर पूछ सकता है कि आपको ऑर्डर क्या फॉलो होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हम ऑर्डर याद रखेंगे। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, देखिए पहले है क्या 1402, फिर 1012, 947, 834, 703, मींस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मींस जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको इलेक्ट्रॉन देने की, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो इजीली हो जाएगा, लेकिन इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। मींस क्या है, यहाँ से अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि वही बात करें बिस्मथ की तो वो इससे इजीली निकल जाएगा, ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं। वही बात करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो वो क्या हो रही है, वो भी फ्रेंड्स देखेंगे तो हम क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो भी डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। और रेडियाई की बात करें तो फ्रेंड्स रेडियाई हम याद रखेंगे जनरली कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियाई बढ़ती है, और इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, वो रेडियाई घटती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है, ऊपर से नीचे आने पे रेडियाई बढ़ती है, ठीक है। जनरली सब में यही होता है, ठीक है। हम 2 से 3 चीजें सब में याद रखते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजेन फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें हम कोवेलेंट रेडियाई की, इसमें फ्रेंड्स अगर बात करें हम कोवेलेंट रेडियाई की तो फ्रेंड्स इसमें क्या, जैसा कि हमने देखा रेडियाई इंक्रीज हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पीरियड टेबल में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए रेडियाई बढ़ रही है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ रही है। और वही बात करें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये आएगी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए मैंने बताया क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एटम में डाल रहे हैं तो उसके दौरान एनर्जी निकल रही है या फिर एनर्जी लग रही है, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फ्रेंड्स जो नेगेटिव है वो क्या डिनोट कर रहा है, हम याद रखेंगे कि नेगेटिव का मतलब है कि हमें एनर्जी मिली है, हमें क्या एनर्जी मिली है, और पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी लगी है, ठीक है। एनर्जी क्या हमने दी है उसको, ठीक है, एनर्जी हमने दी है, एनर्जी हमें मिली है और एनर्जी हमने उसे दी है, तो पॉजिटिव का मतलब दी है, नेगेटिव का मतलब मिली है। तो यहाँ पे क्या, जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वही बात करें यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में तो फ्रेंड्स ये देखिए डिक्रीज हो रही है, जैसे कि हमें पता है जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम बात करें नेक्स्ट लेवल की ऑक्सीजन फैमिली, फिर ये हैलोजन फैमिली। तो फ्रेंड्स इसमें इसके भी हमें ये ऑर्डर्स याद करना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इनके साइज का ऑर्डर, ये सब हमें याद रखना है। इसके बाद आता है हमारी हीलियम फैमिली, तो फ्रेंड इसमें भी हमें यही चीज याद रखना है। फ्रेंड्स सब में जनरली बस यही चीजें पूछी जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी रेडियाई, इन सब से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें इनके ऑर्डर्स जरूर से याद रखना है कि इनके ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब ये हो गए आपके चारों
टेबल जिसमें लिखा गया था उनके ऑर्डर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, हम ब्लीचिंग कराते हैं, क्लीन करवाते हैं क्लॉथ, तो फ्रेंड्स उसकी प्रॉपर्टी हम SO2 और Cl2 से कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स पहली है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2, एक्शन ऑफ SO2। फ्रेंड्स ब्लीचिंग बाय SO2 इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मींस मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिडक्शन के थ्रू हम क्या करा रहे हैं, ब्लीचिंग करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SO2। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या है, SO2 + 2H2O से फॉर्मेशन हो रहा है H2SO4 + 2H, ये नेसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन के थ्रू ये हो रहा है ब्लीचिंग। अब एक ही फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ब्लीचिंग क्या हो रही है, रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये क्या होती है, परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी होती है, टेम्पररी ब्लीचिंग होती है इसे। टेम्पररी ब्लीचिंग क्यों, चूंकि जैसे कि अगर रिडक्शन के थ्रू हुआ तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, तो वो वापस से ब्लीचिंग को उसका इफेक्ट है जो खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम ऑक्सीडेशन के थ्रू कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू कर रहे हैं तो रिडक्शन इजीली नहीं हो सकता, लेकिन अगर रिडक्शन करवा रहे हैं हम तो ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इजीली मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये रिडक्शन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, वापस से कलर, ये इसके कारण क्या हुआ, रिडक्शन जब हमने किया, रिडक्शन के कारण क्या हुआ, कलरलेस हो गया, लेकिन एयर की प्रेजेंस में ये वापस इसमें कलर आ जाता है, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, ये बात हम याद रखेंगे, इसीलिए इसका कलर वापस आ जाता है। वहीं बात करें अगर हम ब्लीचिंग एक्शन विद द हेल्प ऑफ Cl2, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग ऑफ Cl2 इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दोनों मॉइस्चर की प्रेजेंस में होते हैं, ये रिडक्शन के थ्रू होता है, वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, और क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है इसलिए वो परमानेंट होता है और ये टेम्पररी होता है। ठीक है, इसकी ये देख सकते हैं हम स्टेप्स क्या है, Cl2 + H2O से बन रहा है 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है नेसेंट ऑक्सीजन जो कि इसको कलरलेस कर रहा है, और ये क्योंकि टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, इसीलिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए ये परमानेंट ब्लीचिंग हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आज का चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के फॉर्म में, ताकि आपको इजीली कोई भी प्रॉब्लम ना आए प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स ठीक है, हम मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।